बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के सीएसएस एसे राइटिंग के लेक्चर में आउटलाइन की प्रिपरेशन पर बात करेंगे। कल के लेक्चर में आपने आउटलाइन की टेम्पलेट बनाने का तरीका सीखा था। आज एक ऐसे टॉपिक की आउटलाइन बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। आज का ऐसे टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, कॉजेस, इम्पैक्ट एंड रेमेडीज। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल सीएसएस नॉलेज इन को सब्सक्राइब करें ताकि सीएसएस से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। नाजरीन, कल के लेक्चर में हमने देखा था कि आउटलाइन बनाने से पहले हमें ऐसे के टॉपिक के बारे में थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है ताकि हम अपने ऐसे को स्ट्रक्चर कर सकें। तो इस ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमने तीन चार चीजें जो हैं उनका ख्याल रखना है। सबसे पहले तो हमने देखना है कि जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक की ऐसे की टाइप कौन सी बनती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, कॉजेस, इम्पैक्ट एंड रेमेडीज, तो ये एक्सपोजिटरी ऐसे है और इसको हम एक्सपोजिटरी स्टाइल के अंदर लिखेंगे। और उसके बाद हमने देखना है कि ऐसे के अंदर वेरिएबल्स कितने हैं। तो इस ऐसे के अंदर हमारे तीन वेरिएबल हैं, कॉजेस, इम्पैक्ट एंड रेमेडीज। तो हमने अपने आउटलाइन के जो पोर्शन है इसका मेन बॉडी का, उसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तीन सब सेक्शंस उसके मेन बॉडी के बना देने हैं, जिसमें एक सब सेक्शन कॉजेज का होगा, एक सब सेक्शन इम्पैक्ट का होगा और एक सब सेक्शन रेमेडीज का होगा। इसके बाद हमने फैसला किया था कि जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमारे वेरिएबल कितने हैं, तो हर वेरिएबल को हमने पैराग्राफ अलॉट करने हैं कि हर वेरिएबल में हम कितने कितने पैराग्राफ लिखेंगे। और ये वेरिएबल अगर तादाद आपके पास तीन है तो आप हर वेरिएबल को 4 से 5 पैराग्राफ में लिखेंगे। तो इस तरह हम कॉजेस को 4 से 5 पैराग्राफ, इम्पैक्ट को 5 पैराग्राफ और इसी तरीके से रेमेडी को भी 4 से 5 पैराग्राफ में हम लिखेंगे। तो इस तरह टोटल हमारी मेन बॉडी के पैराग्राफ जो हैं ये 12 से लेके 15 के दरमियान हमारे पैराग्राफ होने चाहिए। तो ये एक अच्छा ऐसे हमारा उसकी मेन बॉडी बन जाएगी। जब ये पैराग्राफ डिसाइड हो जाएंगे कि हमने कौन कौन से वेरिएबल में कितने पैराग्राफ लिखने हैं, तो फिर हर पैराग्राफ को हम एक थीम दे देंगे कि उस पैराग्राफ में हमने कौन सा थीम डिस्कस करना है। मिसाल के तौर पर अगर हमने कॉजेस के 5 पैराग्राफ लिखने हैं तो हर पैराग्राफ को एक डिफरेंट थीम देंगे कि पहले पैराग्राफ में हमने कौन सा थीम लिखना है, दूसरे पैराग्राफ में कौन सा थीम लिखना है, तीसरे पैराग्राफ में कौन सा थीम लिखेंगे, चौथे में कौन सा लिखेंगे और पांचवे में कौन सा लिखेंगे। इसी तरह आपने इम्पैक्ट में लिखे जाने वाले पैराग्राफ को भी थीम दे देना है और रेमेडीज को भी आपने एक एक थीम दे देना है हर पैराग्राफ को। अ डिफरेंट थीम विल बी डिस्कस्ड इन ईच पैरा। जब ये काम भी हो जाएगा तो फिर हमने पैराग्राफ के अंदर जो एविडेंस देनी है अपने थीम को सपोर्ट करने के लिए, उसको भी हमने अलहदा लिख लेना है उस पैराग्राफ के थीम के नीचे कि इस पैराग्राफ के मैंने ये थीम जो है इसके साथ ये वाली एविडेंस मैंने अपने आर्गुमेंट में पेश करनी है। तो ये बेसिक काम जो है आपका, जैसे ही आपको टॉपिक मिलता है ये वाला काम सारा उस वक्त किया जाता है जिसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। जब ये काम हो जाए तो उसके बाद फिर हम अपने आउटलाइन को लिखना शुरू करते हैं या ड्राफ्ट करना शुरू करते हैं। तो लेट्स सी कि वो फिर इस टॉपिक ऐसे के मुताबिक हमारी आउटलाइन की जो फॉर्मेशन है वो कैसे नजर आएगी। तो कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ऊपर हम एक टॉपिक जो है हमारा वो लिखते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा ग्लोबल वार्मिंग, काजेज, इम्पैक्ट एंड सॉल्यूशन या रेमेडीज है। तो ये आपका टॉपिक है और इसको आपने हेडर स्टाइल में लिखना है। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा। तो हेडर स्टाइल के अंदर कैसे लिखते हैं ये मैंने कल आपको इसका पूरा तरीका बताया था। इसके बाद आपकी यहाँ पे पूरी की पूरी ये थेसिस स्टेटमेंट आ जाएगी और ये थेसिस स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था 1 और 2 सेंटेंसेस स्टेटमेंट है। और अगर आप इसको कम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखना सीख लें तो ये बहुत अच्छी आप जो है वो स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो जो मैंने स्टेटमेंट बनाई है उसमें ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स,
role of agriculture sector, deforestation and other anthropogenic activities posing threat of climate change, health hazards and imbalance in ecology. However, these hazards can be mitigated by supplanting the fossil fuels with alternate energy source, technological interventions, massive forestation and inculcating awareness to the people. तो ये सारी की सारी आपकी थीसिस स्टेटमेंट बन गई। इस थीसिस स्टेटमेंट में हमने तीनों वेरिएबल जो है हमारे ऐसे के टॉपिक के अंदर है उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है कि ये चीजें हम आगे जाके पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे। तो इस तरीके से आपने टॉपिक के नीचे जो है वो आपने लिख देनी है, अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिख देनी है। और उसके बाद अगला काम आपने क्या करना है, आपने इसके बाद आउटलाइन का वर्ड लिखना है। ये मैंने आपको कल बता दिया था कि आउटलाइन का वर्ड यहाँ पे हमने लेफ्ट इंडेंट करके लिखना है, सेंटर में नहीं लिखा जाता, ये लेफ्ट इंडेंट करके यहाँ पे आउटलाइन का वर्ड लिखा जाता है। यहाँ से बेसिकली आपकी आउटलाइन शुरू होती है और उसका पहला जो आपके एसे का सेक्शन होता है दैट इज इंट्रोडक्शन। मैंने बताया था कल के इंट्रोडक्शन के नीचे यहाँ कोई चीज नहीं लिखी जाती। और उसके बाद नंबर 2 पे जो है आपका सेक्शन आ जाएगा फर्स्ट वेरिएबल, और वो फर्स्ट वेरिएबल है आपका कॉजेज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो ये आप कॉजेज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग यहाँ लिख देंगे, ये आपका फर्स्ट वेरिएबल बन जाएगा। अब इस फर्स्ट वेरिएबल के आपने देखा है कि आपने 4 से 5 पैराग्राफ आपने इसके देने हैं। तो पैराग्राफ को हमेशा ABCDE में लिखेंगे। तो आपका पहला पैराग्राफ जो है वो ए है। इसमें आपका थीम क्या है इस पैराग्राफ का, वो है एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसल फ्यूल ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करता है। तो जब आप एक्सेसिव यूज फॉसल फ्यूल के करते हैं तो वो बेसिक रीजन बन जाता है आपका ग्लोबल वार्मिंग का। अब ये थीम आ गया पैराग्राफ का। अब इस थीम के लिए आपके पास एविडेंस कौन कौन सी है वो आपने यहाँ आपने स्मॉल कैपिटल 1, कैपिटल 2, कैपिटल 3 और कैपिटल 4 से लिख देनी है। और वो लिखी हुई है यूज ऑफ फॉसल फ्यूल्स इन इंडस्ट्री पर्टिकुलरली एनर्जी सेक्टर एंड ब्रेक किल्न्स, और यूज ऑफ फॉसल फ्यूल्स इन व्हीकल्स एंड ट्रांसपोर्ट, डोमेस्टिक यूज ऑफ फॉसल फ्यूल्स फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, और उसके बाद हाउस होल्ड इक्विपमेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इफेक्ट। तो ये आपका एविडेंस आपने दे दिया कि इस पैराग्राफ के पहले पैराग्राफ में जहां पे एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसल फ्यूल जिसका थीम है उसके अंदर मैं ये वाली एविडेंस दूंगा। इस तरह आपका पहला पैरा जो है वो उसका आउटलाइन मुकम्मल हो गई है। अब इसके बाद आपने सेकंड पैरे में आपने अपना सेकंड थीम दे देना है, उसको बी से इंडिकेट करेंगे, और वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन ग्लोबल वार्मिंग। और उसमें क्या आपके एविडेंस है, ये आपने एविडेंस उसके अंदर 5 दिए हुए हैं। नंबर 1, यूज ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी यूजिंग फॉसल फ्यूल्स, and then second is the burning of crop residue by farmers, and use of fertilizers, pesticides, a source of chlorofluorocarbons, and then the role of crop in the global warming. इसके बाद आ जाता है कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक इन ग्लोबल वार्मिंग। ये इसका लाइफ स्टॉक का जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारे का सारा वो गैसेस जो है एक्सहेल करता है जो ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती हैं। तो इस तरीके से कुछ क्रॉप्स भी ऐसी हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जो पैडी क्रॉप है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये आपका इस तरह एविडेंस लिखेंगे तो आपका ये सेकंड पैराग्राफ जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड के बाद यू विल मूव टूवर्ड्स दी थर्ड पैराग्राफ, और थर्ड पैराग्राफ को आपने सी से इंडिकेट करना है। एंड ये है डिफोरेस्टेशन लीड टू द ऑक्सीजन साइकिल, इम्बैलेंस इन द ऑक्सीजन साइकिल। तो इस तरह आपकी इसकी एविडेंस क्या देंगे, आप इसकी ये एविडेंस देंगे कि फॉरेस्टेशन टू ऑब्टेन वुड फॉर इंडस्ट्रियल कमर्शियल एंड डोमेस्टिक यूज, जिसके लिए डिफोरेस्टेशन होती है। एंड डिफोरेस्टेशन लीड्स टू इंक्रीज इन कार्बन डाई ऑक्साइड, क्योंकि दरख्त ना होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं होता, उस वजह से आपके एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार ज्यादा हो जाती है। और ट्रीज ना होने की वजह से वो साइकिल जो है टू कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ऑक्सीजन वो इम्पैक्ट कर जाता है, उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। एंड द थर्ड एविडेंस इज डिफोरेस्टेशन हैज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजी। ये जब हम डिफोरेस्टेशन करते हैं तो एवरी फॉरेस्ट इज एन इकोलॉजी, और वो एक पूरा इकोसिस्टम है। और उसके बाद उसको जैसे ही खत्म करते हैं तो उसमें सारी की सारी इको लाइफ जो है वो सारी खत्म हो जाती है। तो उससे फिर आपकी आगे जाके डिफोरेस्टेशन की वजह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इसके बाद चौथा जो आपने इस पे पैराग्राफ देना है तो ये डी में आएगा, और ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें क्या है कि बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट
particularly plastic substance and the rubber. और उसके बाद सेकंड इज बर्निंग ऑफ टायर्स ड्यूरिंग प्रोटेस्ट। आपने देखा होगा कि जहाँ पे टायर जलाए जाते हैं तो वहाँ बहुत ज्यादा धुआं होता है, और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मिकदार में वहां से निकलती है। एंड थर्ड इज द अर्बन फायर ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंस। जब भी कहीं फैक्ट्री में आग लगती है, घर में आग लगती है, किसी प्लाजा में आग लगती है, तो बेसिकली उसके पीछे ह्यूमन नेग्लिजेंस होती है। और वो जब आग लगती है तो उससे बहुत ज्यादा फिर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड तो होती है। तो इस तरह ये 1 2 3 4 पैराग्राफ में लिख ली है। अगर आपका फिफ्थ पैराग्राफ भी है तो इसी तरह आपने वो ई दे के उसका थीम आगे लिखना है, और उसके बाद उसका आपने एविडेंस लिखना है। तो इस तरीके से आपकी एविडेंस जो है वो वेरिएबल फर्स्ट जो है आपका, जो सेक्शन मेन बॉडी का 1 है, जिसकी हम कहते हैं कॉजेज, तो वो मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद आपने आगे चलना है। तो आगे आपका अगला वेरिएबल शुरू हो जाएगा, दैट इज इम्पैक्ट। कि इम्पैक्ट क्या होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग का, तो इसको रोमन 3 से इंडिकेट किया हुआ है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में सबसे पहले आपने पहला पैरा ए, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। जो सबसे बुरा इम्पैक्ट है इसका, दैट इज द क्लाइमेट चेंज। अब इसको साबित करने के लिए हमारे पास ये 1 2 3 4 में आपके पास ये सारी एविडेंस है। Melting glaciers and melting ice causes floods, or supercell storms, increasing tornadoes, hurricanes, typhoons, and flooding becomes more common. And rising sea levels pose threat to the coastal areas, और उसके बाद worsening drought pose threat to the human and animal life। तो इस तरीके से आपकी ग्लोबल वार्मिंग की आपने ये वाली एविडेंस जो है, इम्पैक्ट जो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट है, वो आपने इसके नीचे दे देने हैं। तो ये आपका पैरा 1 हो गया आपके इम्पैक्ट का। इसके बाद आपने सेकंड पैरे की तरफ आना है, और सेकंड पैराग्राफ में आपने लिखना है ग्लोबल वार्मिंग पोजेस थ्रेट टू द ह्यूमन हेल्थ। जो ह्यूमन हेल्थ को हैजर्ड्स होते हैं वो आपने इसमें लिखे हैं, और ये इस तरीके से आपने स्मॉल रोमन 1 2 3 के साथ इसके हैजर्ड्स को लिखना है। और उसमें पहला क्या है, स्कॉर्चिंग हीट वेव्स पोज थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। तो आपने देखा होगा कि जब हीट वेव्स आती हैं तो बहुत सी ह्यूमन लाइफ जो है उसका नुकसान होता है, और बहुत से लोग जो हैं वो ह्यूमन जो स्कॉर्चिंग हीट्स हैं इनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। देन स्मॉग एंड सूट काजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेस। और ये आप लोग विटनेस हैं कि जब विंटर सीजन शुरू होता है और स्मॉग शुरू होती है, जैसे लाहौर और उसके सराउंडिंग एरियाज में, तो रेस्पिरेटरी डिजीजेस बहुत होती हैं, और इसकी वजह एक खराब हेल्थ होने की ये भी है। एंड थर्ड इज द वेक्टर एंड द वायरसेस अटैक, लाइक कोरोना और दूसरे वायरसेस अटैक जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इसकी वजह से चीज होते हैं। तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के वर्स्ट इम्पैक्ट है। तो इस तरह ये आपका दूसरा पैराग्राफ मुकम्मल हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट का तीसरा पैरा आप लिखेंगे कि इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड इकोसिस्टम। तो इसमें बहुत ज्यादा हमारे यहाँ चैलेंजेस हैं। और फर्स्ट चैलेंज क्या है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में, दैट इज द फूड इनसिक्योरिटी चैलेंज, या चैलेंजेस टू फूड सिक्योरिटी। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं, फसलें खराब हो जाती हैं। जब फसलें राइप होती हैं तो अनटाइमली रेन्स की वजह से हमारी यील्ड खत्म हो जाती है। और उसके बाद लो यील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द वेदर वेरिएशन। मौसम हमारा जो है वो तेजी के साथ वेरिएशन हो रही है। विंटर बहुत लेट आती है और समर बहुत जल्दी आ जाती है। तो उस वजह से हमारी क्रॉप्स सही तरीके से उनमें यील्ड नहीं आती, और वो प्री मेच्योर जो होती हैं फसलें वो पक जाती हैं। तो इससे हमारी प्रोडक्शन जो है वो लो हो जाती है। इसके बाद पेस्ट एंड डिजीजेस अटैक ऑन क्रॉप्स है। अभी 2 3 साल पहले आपने देखा होगा लोकस्ट अटैक हुआ था पाकिस्तान में। तो इस तरह के डिजीजेस के और पेस्ट के अटैक जो हैं वो क्रॉप्स के ऊपर ज्यादा हो जाते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर की खत्म हो जाती है। शिफ्ट इन फॉरेस्ट टाइप, और उसके बाद एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पेशीज ऑफ प्लांट फिश एनिमल एंड बर्ड्स। तो जैसे ही कोई इकोसिस्टम खत्म होता है, आपकी लेक्स हैं वो ड्राई हो जाएंगी ड्राउट की वजह से, तो सारी की सारी इक्वेटिक लाइफ आपकी जो है वो सारी खत्म हो जाएगी। आपकी फिश खत्म हो जाएंगी, उसके अंदर जो एम्फीबियंस हैं सारे खत्म हो जाएंगे। इसी तरह जब आप डिफोरेस्टेशन होती है तो उस वजह से आपके बहुत से प्लांट्स खत्म हो जाते हैं। आपके वो डिफोरेस्टेशन की वजह से आपके बर्ड्स जो हैं वो स्पेशीज उसकी बहुत ज्यादा एक्सटिंग्विश हो जाती हैं। तो ये उसका अगला इम्पैक्ट है आपका ग्लोबल वार्मिंग का। इसी तरह आपने एक दो और इम्पैक्ट देके, तो इसमें आपने 5 या 4 पैराग्राफ का
टैली इसमें पूरा कर लेना है और इसी सीक्वेंस के साथ आपने उसकी एविडेंस देते जाना है। उसके बाद लास्ट आपका ये है जो मेन बॉडी का है तीसरा वेरिएबल, दैट इज सॉल्यूशन टू एड्रेस द सिचुएशन, कि इस सिचुएशन को एड्रेस कैसे करना है। इसमें कल मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एविडेंस नहीं होता, ये आपकी रिकमेंडेशन होती हैं, और इसमें आपने हमने कल देखा था कि इसके अंदर हमने एक्शन प्लान आपका देना होता है। आपने बेसिकली जो रिकमेंडेशन डिस्कस करनी होती है उसके अंदर यू डोंट गिव एनी एविडेंस, यू गिव योर एक्शन प्लान। तो इसके नीचे आपने अपना एक्शन प्लान बना के देना है कि ये जो रिकमेंडेशन आप दे रहे हैं ये कैसे पूरी होगी। तो इसमें रिकमेंडेशंस में क्या है हमारे पास, नंबर वन, स्विचिंग ओवर टू रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, कि अगर आपने फॉसल फ्यूल से बचना है तो रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले जाएं ताकि फॉसल फ्यूल कम से कम यूज हो। उसके बाद इंश्योरिंग मैसिव फॉरेस्टेशन टू मेंटेन ऑक्सीजन साइकिल, दरख्त लगाएं ज्यादा जितने लगा सकते हैं। दरख्त लगाने का आपका एक्शन प्लान क्या है, तो आप जो बैरन एरियाज है उनको कन्वर्ट करें टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर, वहां पे फॉरेस्टेशन लगाएं, रोड बैंक्स के ऊपर लगाएं, कनाल बैंक्स के ऊपर लगाएं, रिवर्स की साइडों पे लगाएं। उसके बाद जो सिटीज हैं आपके अर्बन सेंटर्स हैं वहां पे एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है, वो टेरेस गार्डनिंग का है या रूफटॉप गार्डनिंग का है या किचन गार्डनिंग का है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जो हैं वो अर्बन सेंटर्स के अंदर लगाए जा सकते हैं। उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस टू रिड्यूस कार्बन एमिशन, तो जो फैक्ट्रीज हैं वो जाहिर है आप बंद नहीं करेंगे, आपकी इंडस्ट्री की ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन आप उसी इंडस्ट्री को स्विच ओवर कर सकते हैं टू सर्टेन टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस कि यहाँ से कार्बन एमिशन कम से कम हो। और इस तरह की टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जिसको एस जीज, वाई जीज, एक्स जीज, जेड जीज कहते हैं, वो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। तो इसका आपके पास एक और इसका आगे सोल्यूशन है, यूजिंग हाइब्रिड व्हीकल्स। अगर आप सारी की सारी ट्रांसपोर्ट हाइब्रिड पे ले जाएं तो आपकी बहुत से जो शहरों के अंदर पोल्यूशन के मामलात हैं वो खत्म हो सकते हैं। देन inculcating awareness among farmers for scientific disposal of crop residue and use of organic manure, तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, जहां फार्मर जो है वो अपनी क्रॉप रेजिड्यूज को आग लगाता है और उसके बाद जो है वो उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो अगर क्रॉप रेजिड्यू को आप ऑर्गेनिक मेन्योर में तब्दील कर लें और उसको साइंटिफिक डिस्पोजल करें उसकी, तो उससे आप काफी हद तक ये चीजें जो है आपकी एड्रेस हो सकती हैं। तो इस तरीके से आपने ये लिख के आपका यहाँ तक मेन बॉडी के तीनों वेरिएबल्स में जो कुछ आपने लिखना था या प्लान किया था वो आपका मुकम्मल हो गया। इसके बाद आप ये कैपिटल 5 लिखेंगे और उसके आगे वर्ड कंक्लूजन लिख देंगे और यहाँ तक आपकी आउटलाइन खत्म हो जाएगी। यहाँ पे आप एक लाइन लगाएंगे, कंक्लूजन के नीचे कुछ नहीं लिखना और उसके नीचे जो ब्लैंक स्पेस है उसको आप स्कोर कर देंगे। तो इस तरह आपकी आउटलाइन मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद फिर आप आउटलाइन मुकम्मल करने के बाद आप अपना एसे जो है वो अगले पेज से लिखना शुरू करेंगे। तो ऐसे उम्मीद है ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और आप इस फॉर्मेट को यूज करते हुए अपनी आउटलाइन जो है वो ऐसे के लिए वो ड्राफ्ट कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड लिसनिंग टू माई लेक्चर। मेरे चैनल CSS नॉलेज इन को सब्सक्राइब कर लें ताकि CSS से रिलेटेड मजीद जो मैं अपलोड करने वाला हूँ वीडियोस वो भी आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज।